हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सहारन संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ब्लड यानी रक्त। ब्लड पे हमने कुछ बातें पढ़ी। रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ब्लड के भाग कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने दो भाग पढ़े थे ब्लड के, रक्त के। एक भाग पढ़ा था ब्लड प्लाज्मा यानी प्लाज्मा क्या होता है, और एक पढ़ा था ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। और कोशिकाएं तीन प्रकार की, एक आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, एक डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी प्लेटलेट्स, जिस पे हम आरबीसी पे पूरा अध्ययन करके आ चुके हैं। आरबीसी क्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, क्या होता है आरबीसी का जीवन काल, मृत्यु कैसे होती है, कहाँ पे जाके अपघटन होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ये सब बातें हम करके। तो उसी ब्लड का जो हमने रक्त और इसी के अंदर रक्त कणिकाएं, ब्लड रक्त पढ़ा था और इसी रक्त के अंदर पढ़ा था रक्त कणिकाएं। हम ब्लड कार्पल्स, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स। इस रक्त कोशिका में तीन प्रकार, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी में अध्ययन करके आ चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं इसी रक्त कोशिका के अंदर। एक नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। दूसरा हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, यानी इसको पढ़ना है, इस पे अध्ययन करना है। तो मैं बाकी पार्ट को हटा के एक बार हम चलते हैं हमारे इस डब्ल्यूबीसी पे, वाइट ब्लड सेल्स पे। हम ब्लड का ही पार्ट चल रहा है और उसी में डब्ल्यूबीसी पे बात करते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट थी, तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या देखी जाए तो ये लगभग 7000 पर mm³ होती है, mm³ मिलीमीटर क्यूब के अंदर। डब्ल्यूबीसी में इम्पोर्टेंट बात है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जहाँ पर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक पाया जाता है। कह सकते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। किसका, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम का निर्माण करना। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना किसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी का। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स करती है। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। वो प्रकार पढ़ते हैं अपने कि कौन से होते हैं। तो ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स संख्या कितनी होती है, 7000 पर mm³। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना होता है।
EWBC दो प्रकार की होती है, वो दोनों प्रकार आपके सामने आ रही हैं। एक होती है कणिकामय यानी ग्रेन्यूल्स और एक होती है अकणिकामय नॉन ग्रेन्यूल्स। WBC दो प्रकार की, एक होती है कणिकामय जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, वो कणिकामय कहलाएगी। SCWBC जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं क्या कहलाएगी? कणिकामय कहलाएगी। और जिसमें कोई भी कण नहीं पाया जाएगा वो कौन सी कहलाएगी? अकणिकामय। अकणिकामय कहलाएगी, नॉन ग्रेन्यूल्स कहलाएगी। अकणिकामय जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे वो कणिकामय, जिसमें कोई कण नहीं पाए जाएंगे वो अकणिकामय कहलाएगी। देखते हैं कि कणिकामय क्या होती है, यानी जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल कण पाए जाते हैं। सोचना, कणिकामय फिर तीन प्रकार की होती हैं। ए नंबर पे होती है जिसे कहते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल खुद ही नाम बता रही है, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती है। पहले हम ध्यान देते हैं न्यूट्रोफिल कौन सी होती है। ये अम्लीय व क्षारीय एल्केलाइन एंड बेसिक क्षारीय माध्यम से क्या हो जाती है? माध्यम से अभिरंजित हो जाती है, रंगीन हो जाती है। कैसे? अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम से अभिरंजित का अर्थ होता है स्टेन हो जाती है, रंगीन हो जाती है। अम्लीय माध्यम में डालोगे तो भी रंगीन, क्षारीय माध्यम में डालोगे तो भी रंगीन हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। इनके अंदर SCWBC जिसके अंदर कोई कण पाए जाते हैं और वो कण क्या होते हैं? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में डालने पर रंगीन हो जाते हैं। इस न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होता है? कार्य, तो इसका कार्य होता है बक्सकाणु तंत्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? बक्सकाणु तंत्र, फेगोसाइटिक नेचर, बक्सकाणु प्रवर्ती या तंत्र बनाता है। फेगोसाइटिक नेचर होती है कि जो भी सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भक्षण करती है, मारने का काम करती है। तो उनको मारने का, भक्षण करने का काम किसका होता है? इसी न्यूट्रोफिल सेल्स का होता है। किसका होता है? तो न्यूट्रोफिल सेल्स काम क्या करेगी? जो भी हमारे अंदर पैथोजेंस आते हैं, रोग कारक आते हैं, उन रोग कारकों को पहचानती है और उनको मारने का काम करती है। यानी जो भी हमारे अंदर रोग कारक पैथोजेंस आए, चाहे वो कवक हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजो हो, उनको पहचान करती है और मारने का यानी भक्षण करने का काम किसका होता है? इसी का होता है। बक्सकाणु प्रवर्ती कहलाती है, फेगोसाइटिक नेचर कहलाती है। दूसरा, इसी के अंदर B नंबर पे पाई जाती है और न्यूट्रोफिल के बाद में होती है इयोसिनोफिल। कौन सी? इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल खुद ही नाम बता रहे हैं। देखो, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, क्योंकि इयोसिनोफिल अम्लीय माध्यम से अभिरंजित होती है। किससे? अम्लीय माध्यम में। ये अम्लीय माध्यम में क्या हो जाती है? स्टेन हो जाती है, रंगीन हो जाती है, अभिरंजित। अगर न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को हम अम्लीय माध्यम में डालें या इसे क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो इनके जो कण होंगे वो अलग रंग से शो होंगे, जबकि जो इयोसिनोफिल कोशिकाएं हैं इनको अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो ये अलग रंग दिखाएगी, अलग रंग शो करेगी, अलग रंग से प्रदर्शित होती है। कौन सी? अम्लीय माध्यम में अभिरंजित हो जाती है, स्टेन हो जाती है। इयोसिनोफिल का कार्य क्या होता है? एलर्जी से बचाने वाली। कौन सी? एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ती है। एलर्जी के समय जो हमें बचाने वाली होती है वो कौन सी होती है? यानी एलर्जी से बचाने वाली या एलर्जी के समय बचाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ये जिस भी किसी ऑर्गन के प्रति हमारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है उसे ही हम एलर्जी कहते हैं। ये एलर्जी धूल मिट्टी कणों से हो सकती है, ये तापमान से हो सकती है, ये पराग कणों से हो सकती है। पोलन ग्रेन पराग कण जो होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है। धुएं से एलर्जी हो सकती है, कोई धूल मिट्टी कणों से हमें एलर्जी हो सकती है, तो उनसे एलर्जी होती है। तो एलर्जी के समय बचाने वाली कौन सी होती है? इयोसिनोफिल होती है। थर्ड नंबर पे होती है सी, जिन्हें कहते हैं बेसोफिल, बेसिक नेचर की होती है बेसोफिल। और बेसिक यानी क्षारीय माध्यम से, ये किस माध्यम से अभिरंजित होगी?
क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में डालने पर ये क्या होती है, स्टेन होती है अभिरंजित। इसमें क्षारीय माध्यम में डालने पर ये क्या हो जाती है, स्टेन हो जाती है अभिरंजित। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम। एल्कलाइन मीडियम के अंदर अगर हम इनको डाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टेन। फिर इनका काम क्या होता है, बेसोफिल कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो होता है हिस्टामिन और हिपेरिन का निर्माण करना। किसका, हिस्टामिन व हिपेरिन, हिस्टामिन व हिपेरिन का क्या करती है, निर्माण। और ये हिस्टामिन और हिपेरिन दोनों ब्लड का थक्का नहीं जमने देती। अगर हमसे पूछा जाए कि जो ये बेसोफिल कोशिकाएं होती हैं क्षारीय माध्यम में जो अभिरंजित होती है, रंगीन हो जाती हैं, इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, हिस्टामिन और हिपेरिन का क्या करना, निर्माण। अब अगर हमसे पूछा जाए हिस्टामिन क्या होते हैं या हिपेरिन क्या होते हैं, तो हिस्टामिन और हिपेरिन का काम क्या होता है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देते, प्राकृतिक रूप से एंटीकोगुलेंट होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो प्रोटीन जो हमारे ब्लड के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमते, जो हमारे ब्लड में बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उस फ्लोटिंग ब्लड का कभी भी कोगुलेशन नहीं होने देता, थक्का नहीं जमने देता। वो कौन सा होता है, हिस्टामिन व हिपेरिन होते हैं। कौन सा, हिस्टामिन और हिपेरिन, वो दो प्रोटीन होते हैं जो बहते रक्त का थक्का नहीं जमने देते। तो वो कौन से होते हैं, हिस्टामिन और हिपेरिन। तो काम इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रोफिल अम्लीय व क्षारीय माध्यम से अभिरंजित होती है। इनका काम होता है बक्सकाणु तंत्र का कार्य करना, यानी जो भी कोई भी पैथोजेंस आते हैं उन पैथोजन को पहचान करके उनकी मृत्यु करना, किल करना, अपघटन करना। दूसरा जो इयोसिनोफिल कोशिकाएं होती हैं, इनका काम होता है कि ये जो अम्लीय माध्यम में अभिरंजित होगी और इनका काम हो जाता है कि एलर्जी के समय ये बचाने वाली हड्डियाँ। ऐसी कोशिकाएं जो एलर्जी से हमें बचाती है वो कौन सी होती है, इयोसिनोफिल। और बेसोफिल कोशिकाओं का कार्य होता है हिस्टामिन और हिपेरिन का निर्माण करना। हिस्टामिन और हिपेरिन है क्या, तो रक्त के प्रोटीन होते हैं दो, जो कि हमें उस रक्त को, बहते हुए रक्त को जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, उस बहते रक्त का थक्का नहीं जमने देते, कोगुलेशन नहीं होने देते। अकणिका में भी दो प्रकार की कोशिका, अकणिका में एक नंबर पे आती है जिसको कहते हैं न्यूट्रोफिल, और इसके अलावा यहाँ मोनोसाइट। मोनोसाइट, इसमें कोई कण नहीं होते, कोई पार्टिकल्स नहीं होते। मोनोसाइट, देखना इनका केंद्रक बहुपालित होता है। इनका केंद्रक क्या होता है, बहुपालित। बहुपालित यानी मल्टी लोब्ड होता है। केंद्रक कई पालियों में बंटा होता है, कई लोब्स में बंटा होता है, जिससे ये सेल, ये सेंटर में न्यूक्लियस, नॉर्मल न्यूक्लियस इस तरीके से होता है यानी गोलाकार। लेकिन कुछ कोशिकाओं के अंदर ये जो मोनोसाइट सेल होती है उनके अंदर इस तरीके से, यानी इसका केंद्रक 2 से 5 पालियों में या 2 से 7 पालियों में बंटा हुआ होता है। कितने, 2 से 5 या 2 से 7 पालियों में बंटा हुआ होता है। तो हमें ये चीज़ जाननी है, इसके अंदर क्या होगा, वो न्यूक्लियर डीएनए, आरएनए, वो सब। मोनोसाइट कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो कार्य इसका भी क्या होता है, बक्सकाणु तंत्र। क्या, बक्सकाणु तंत्र का कार्य करता है। फेगोसाइटिक नेचर होती है, फेगोसाइटिक सिस्टम बनाती है। देखो इधर से न्यूट्रोफिल सेल्स, इधर से मोनोसाइट कोशिकाएं, दोनों क्या करती हैं, उन सूक्ष्म जीवों का अपघटन करती है। इन दोनों को मिला के देखना, न्यूट्रोफिल सेल्स और मोनोसाइट, इधर दोनों को कहा जाते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति का निर्माण कौन करते हैं, सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। यानी इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति का निर्माण करते हैं। यानी न्यूट्रोफिल कोशिकाएं और मोनोसाइट कोशिकाएं वो होती हैं जो सबसे पहले जो आने वाली जो पैथोजेंस होते हैं, रोगकारक होते हैं, उनको पहचानते हैं और उनको मारते हैं। यानी मेन जो रो होते हैं, जो मेन इम्यून सिस्टम होता है, ये दो बनाते हैं।
अगर ये डैमेज हो गई तो फिर तो कोई राय नहीं। यानी मेन सैनिक हमारी कौन से होते हैं बॉडी के, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं। कौन कौन से, एक न्यूट्रोफिल और एक कौन सी, मोनोसाइट। दोनों प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। मेन रोगों से लड़ने की क्षमता ये दो ही देते हैं। मोनोसाइट के बाद में बी नंबर पे आता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट, जिसमें दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं और इसमें दो प्रकार की, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। कौन सी, बी हेल्पर सेल और टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बी और टी लिम्फोसाइट काम क्या करती है, जो भी पैथोजन रोग कारक हमारी बॉडी में आते हैं, क्या, जो भी रोग कारक हमारी बॉडी में आते हैं, शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनकी सूचनाएं ब्रेन तक लेके जाती हैं। ध्यान देना, मोनोसाइट और लिम्फो, ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, बी सेल और जो टी सेल होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, बी बताता है, टी टेलीफोन करता है। बी बताएगा कि ब्लड के अंदर ऐसा रोग कारक आ गया है, टी टेलीफोन करता है। बी बताएगा, टी टेलीफोन करेगा किसको, ब्रेन को। यानी ये लिम्फोसाइट्स, लसिका तंत्र जिसको कहते हैं। तो ये अपने को इतना ध्यान रखना, बी बताता है, टी टेलीफोन करता है, किसको करेगा, ब्रेन को। किसको, मस्तिष्क को। यानी मस्तिष्क तक जो रोग कारक की सूचना जाती है वो किसके द्वारा जाती है, बी और टी हेल्पर सेल यानी लिम्फोसाइट्स। ये बी बताती है, टी टेलीफोन करती है, कहाँ, मस्तिष्क को। ब्रेन को सूचना देगी, क्या सूचना देगी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रक्त में ऐसे ऐसे कोई रोग कारक आ चुके हैं, ऐसे कोई पैथोजेंस हैं जो कि हमें नुकसान करेंगे, हमें इस प्रकार का कोई रोग उत्पन्न करेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या करती है, मस्तिष्क तक सूचना देती है। अब मस्तिष्क को जब पता चल जाता है भी हमारे अंदर कोई ऐसा रोग कारक आ चुका है, तो अब ये मस्तिष्क उस पर क्या करेगा, क्रिया करेगा और उसको क्या करता है, किल कर देता है, यानी मारने का काम करता है। देखो, अगर ये बताने वाले और टेलीफोन करने वाले नहीं हो तो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता, हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता कि कोई रोग कारक आया क्या। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होती है, जो लसिका तंत्र होती है ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें पता ध्यान देना है कि WBC यानी ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, ल्यूकोसाइट WBC कणिका में होती है, और ये कणिका में और एग्रिक में, ये दो प्रकार की WBC ध्यान रखनी है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की WBC, यानी ये थी WBC वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी प्रकार की चलते हैं जिनको कहते हैं हम प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कह देते हैं। क्या होता है पट्टिकाणु का कार्य, क्या होती है प्लेटलेट्स। सुनो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स के बारे में। 3 नंबर पे कोशिकाएं आती है जिन्हें कहते हैं पट्टिकाणु या इन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसे बिंबाणु भी कह देते हैं, बिंबाणु। वही सबसे पहला काम, तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है नॉर्मल, अगर हमसे संख्या पूछी जाए, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितना होता है, तो ऐसा माना जाता है लगभग 3 लाख। कितनी, 3 लाख पर mm³ होती है। तो पट्टिकाणु की प्लेटों की संख्या कितनी होती है, लगभग 3 लाख। देखो अलग अलग में आप पढ़ोगे आपको वेरिएशन मिलेगा, कुछ बुकें कहेगी 1.5 लाख, कुछ कहेगी 7 लाख, कुछ कहेगी 5 लाख। एवरेज जो मानी जाती है वो 3 लाख के लगभग। कितनी, 3 लाख मानी जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हमसे पूछा जाए उत्पत्ति कहाँ से होती है, निर्माण कहाँ से होता है, तो उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा बोन मेरो से। कहाँ से, अस्थि मज्जा बोन मेरो से। कहाँ से, अस्थि मज्जा या बोन मेरो से प्लेटलेटों का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ से, अस्थि मज्जा बोले तो बोन मेरो से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स का या बिंबाणु की संख्या कितनी, 3 लाख। उत्पत्ति कहाँ से होती है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो से। जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हमें एक द्रव भरा रहता है, उसी द्रव से किसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा बोन मेरो से किसका होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यानी इनके यहीं से उत्पत्ति होती है। प्लेटलेट्स का अगर हमसे पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, प्लेटों का कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है
चोट लगने पर बहते रक्त का थक्का जमाने में सहायक, थक्का जमाने में सहायक। अगर हमें चोट लग जाती है तो मेन जो हमारा ब्लड का कोंगुलेशन होता है, जो थक्का जमता है, वो किसके कारण से जमता है? प्लेटों के कारण से जमता है। ये प्लेटलेट्स चोट लगने पर ब्लड का, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो मेन हेल्प यही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि जब हम मनुष्य को चोट लगती है, रक्त बाहर बहता है, तो बहते रक्त को रोकने वाली संरचना कौन सी होती है? उसका थक्का जमाने वाली संरचना कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, प्लेटों की संख्या, इसी प्लेटलेट्स में ध्यान देना, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स में केंद्रक एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा रक्त की वो कौन सी कोशिकाएं या कणिकाएं होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है? तो सिर्फ WBC, वाइट ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी, जैसे न तो प्लेटलेट्स में न RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल WBC में केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, न तो प्लेटों में पाया जाता, न ही RBC में, तो दोनों में नहीं पाए जाते। ये ध्यान देना, एक रोग होता है डेंगू रोग के अंदर, किसमें? डेंगू रोग, जो कि डेंगू वायरस के कारण से होता है। डेंगू रोग किसके कारण से होता है? डेंगू वायरस। मच्छर नहीं कहना, डेंगू वायरस के कारण से होता है। मच्छर तो उसका वाहक होता है, मादा एडिज मच्छर इसका वाहक होता है, फैलाने वाला होता है। तो डेंगू रोग डेंगू वायरस के कारण से होते हैं। इस डेंगू वायरस के अंदर ये किसको? प्लेटों की, प्लेटलेट्स में कमी आती है। प्लेटलेट्स में क्या आती है? कमी। प्लेटलेट में क्या आएगी? कमी। डेंगू रोग के अंदर डेंगू वायरस जो होता है वो डेंगू रोग करता है, और इस डेंगू रोग के अंदर किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। हमने कहा प्लेटों के अंदर कमी होगी तो इससे क्या होता है? इसी प्लेटलेट्स की कमी के कारण से क्या होता है? रक्त का आंतरिक स्त्राव स्टार्ट हो जाता है। रक्त का क्या होता है? आंतरिक स्त्राव, इंटरनल सिक्रेशन। ब्लड रक्त का क्या होता है? आंतरिक स्त्राव स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। डेंगू रोग डेंगू वायरस के कारण से होता है। ये डेंगू वायरस करता क्या है? प्लेटों को तोड़ता है। किसको तोड़ेगा? जो प्लेटलेट्स बनी हुई है हमारे अंदर, उन प्लेटलेट्स को तोड़ेगा। प्लेटलेट्स को तोड़ेगा तो उससे हमें क्या होगा? ब्लड का इंटरनल सिक्रेशन होता है, आंतरिक स्त्राव। पहले सुनिए कि आंतरिक स्त्राव क्या होता है, इंटरनल सिक्रेशन क्या होता है। हमारी जो आहार नाल होती है, इंटेस्टाइनल केनाल होती है, ये सारी की सारी आहार नाल, इंटेस्टाइनल केनाल, जो कि एक खोखली पाइप है। नॉर्मल कंडीशन में इस खोखली पाइप की जो दीवारें उनमें ब्लड बह रहा है, प्लेटों की संख्या प्रॉपर है, कोई परेशानी नहीं। ब्लड इस प्लेट जो आहार नाल की दीवारों में फ्लो कर रहा है, बह रहा है। लेकिन जब प्लेटों की संख्या में कमी हो जाएगी तो ये जो आहार नाल की दीवारें, वहाँ से ब्लड टूट के कहाँ आता है? इस आहार नाल में भरने लग जाता है। जब हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो यही प्लेटलेट्स टूटते हैं, जिससे कि जो ब्लड होता है वो टूट के कहाँ आता है? आहार नाल में आता है। अब आहार नाल में ब्लड भरना लग जाएगा तो हमें क्या होते हैं? रोग। अब आहार नाल में भरेगा तो हमें एक टाइम के बाद में ब्लड की वोमिटिंग हो जाएगी। ब्लड की वोमिटिंग हुई, ब्लड की कमी, फिर आंतरिक स्त्राव, इंटरनल सिक्रेशन का अर्थ यही है। आंतरिक स्त्राव का अर्थ यही है कि क्या, कि जब हमारी प्लेटें कम हो जाती हैं तो ब्लड जो बॉडी में बह रहा था वो बह के कहाँ आ जाता है? इस आहार नाल में आ जाता है। आहार नाल में आ जाएगा तो उससे ब्लड की क्या हो जाएगी? वोमिटिंग, और उस इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स का काम इम्पोर्टेंट होता है। कमी हो जाती है सिर्फ एक ही रोग में, किसमें? डेंगू में। अगर हमें डेंगू से बचना है तो प्लेटों की संख्या को बढ़ा लें। जैसी प्लेटों की संख्या बढ़ेगी, आंतरिक स्त्राव नहीं होगा और वो इंसान मृत्यु से बच जाएगा। तो ये 3 प्रकार की हमने कणिकाएं पढ़ी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, हमें इनके काम भी इम्पोर्टेंट है, कार्य भी इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है क्या नहीं।
नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी ब्लड का दूसरा पार्ट जो होगा, जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी क्या होता है, ओ क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, उन सभी ब्लड ग्रुपों पे बात करेंगे। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, आरएच कारक क्या होता है, तो वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पे अध्ययन किया है, ब्लड ग्रुप पे नहीं। नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप पे चर्चा करेंगे। आप सभी एक बार फिर से वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करें, सभी सगे साथियों, बंधुओं, भाई बंधुओं के साथ इसे साझा कर दीजिए और हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।